नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज मैं बात तो होगी नहीं कहूँगा, क्योंकि आज कुछ और स्टाइल की बात करनी। आपको दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, ज़ाहिर-सी बात है, मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे, नहीं तो देखते होंगे शौकिया। ऑस्ट्रेलिया का जो दबदबे का दौर था, या उससे पहले वेस्ट इंडीज़ का जो दबदबा था, वो दौर अगर आपको याद है, तो उस दौर की एक खासियत थी, दोनों की, वेस्ट इंडीज़ की भी, ऑस्ट्रेलिया की भी, अपने-अपने वक़्त में। कि वो सिर्फ हराते नहीं थे, अपोजिशन को हराते नहीं थे, वो डोमिनेट करते थे पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को। और डोमिनेट किससे करते थे? अपनी धौंस से। डोमिनेट किससे करते थे? अपने स्टाइल ऑफ प्लेइंग से। डोमिनेट किससे करते थे? अपने एग्रेशन से। स्लेजिंग के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर, बदनाम या मशहूर जो भी आप कहें, ऑस्ट्रेलियंस है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करते थे और सामने वाले खिलाड़ी को स्लेज कर करके भी परेशान कर देते थे, यानी उसका ध्यान भटका देते थे। वो एक उनका तरीका था। लेकिन जैसे ही जवाब उन्हें वापस मिलने लगा, ऑस्ट्रेलियन टीम की कमजोरियां दिखने लगी, ऑस्ट्रेलियन टीम बिखरने लगी। लेकिन वो ईरा डोमिनेंस का था। उसी तरह की डोमिनेंस पॉलिटिक्स में भी चाहिए। और इस देश में उस डोमिनेंस की पॉलिटिक्स की अगर दो मिसालें आप देंगे, तो पहली थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब तक प्रधानमंत्री थी या कांग्रेस की मुखिया थी, वो डोमिनेटिंग थी। वो जानती थी कि विपक्ष को कैसे कंट्रोल में रखा जाता है, विपक्ष को कैसे एक जगह तक सीमित रखा जा सकता है। और उसके बाद जितने प्रधानमंत्री आए, वो मुझे लगता है बहुत सौम्य थे सबके सब, चाहे राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, कोई भी आप ले लीजिए। फिर वो दौर वापस आता है 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के साथ। बीजेपी ने इतने सालों में जो अपने आप को ना सिर्फ बढ़ाया बल्कि मजबूत किया, उसके 2-3 कारण बहुत अहम हैं। पहला, बेतहाशा पैसा। दूसरा, बहुत राज्यों में सरकारें, क्योंकि पैसा चाहिए तो राज्यों में सरकारें होनी चाहिए। और तीसरा, राज्य सरकार अपनी सरकारों को बढ़ाने के लिए, अपना दबदबा बढ़ाने के लिए जो हाथ में है सबका इस्तेमाल, जिसका इस्तेमाल कर सकते हो करो। चाहे डराने के लिए करो, चाहे धमकाने के लिए करो, चाहे खरीदने के लिए करो, चाहे बेचने के लिए करो, लेकिन करो, इस्तेमाल करो। और वो सब कर करा के ना सिर्फ विरोधियों को कमजोर किया, अपने दोस्तों को तो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। अकाली हों, दुष्यंत चौटाला हों, ठाकरेज हों, आपके नवीन पटनायक हों, शरद पवार हों, लिस्ट लंबी है, मायावती हों, और जो खत्म नहीं हुए उन्हें कमजोर कर दिया। 90% कांग्रेस बीजेपी में चली गई, हालत ये हो गई। लेकिन कांग्रेस को सबसे बड़ा चीज जो बचा गई इस सुनामी से, वो ये है कि कांग्रेस वट वृक्ष है और बीजेपी से पुराना वट वृक्ष है। ऊपर काट छांट करके टहनियां काट लो, लेकिन जड़ें नहीं काट पाए। उस जड़ों में नई टहनियां उगनी शुरू हो गई। अब उसी टहनी में, उसी जड़ में एक टहनी ऐसी उगी जो इस वक्त वही काम कर रही है जो बीजेपी अब तक करती आ रही थी। यानी कि अपने दुश्मन को कंप्लीटली निस्तो नाबूद कर दो, इतना कमज़ोर कर दो कि वो उठ ना पाए। और जब तक उठने की कोशिश करे, तब तक 3-4 साल यूं ही निकल जाए। और उस शख्स का नाम है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी क्यों कांग्रेस के अंदर पॉपुलर होते जा रहे हैं, रेवंत रेड्डी को क्यों फॉलो करने को लोग कह रहे हैं, और कुछ ने फॉलो करना शुरू भी कर दिया है, उसका उदाहरण आपको मिला हिमाचल में। रेवंत रेड्डी को क्यों फॉलो करना चाहते, उस पर आने से पहले एक बार आपको हिमाचल ले चलता हूं। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के लोगों ने जो प्रदर्शन किया, उसके तार जुड़े पहले हिमाचल सदन दिल्ली से, फिर हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर से या जिला शिमला से। सदन से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारियां करी यूथ कांग्रेस के नेताओं की, फिर शिमला जिला से भी गिरफ्तारियां की। दोनों जगह एक चीज बड़ी कॉमन नजर आई
कि तंत्र के सामने स्टेट छोटी बेशक, लेकिन स्टेट की सरकार खड़ी नजर आई, कांग्रेस की सरकार। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को बाकायदा गिरफ्तार किया, हिमाचल में डिटेन किया, कानूनी कार्रवाई नहीं की थी। और पूरी मीडिया में क्या उसका दिखाया गया ये आपको मालूम है, लेकिन न डटे न हटे। ये कांग्रेस सरकार का फॉर्मूला था, हम तो अपने नेताओं को बचाएंगे। बीजेपी ने हल्ला मचाया तो मैंने परसों के वीडियो में बताया था कि अपना वो भूल गए जब तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए, पंजाब पुलिस से बचाने के लिए 2022 में हरियाणा और दिल्ली पुलिस दोनों ही आ गई थी। हरियाणा की ने ज़बरदस्ती बीच में घुस के, मामला था नहीं फिर भी बचाया, वो भूल गए थे। बीजेपी के लोकल नेता उन अफसरों को धमकी देने पे उतर आए। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू निशाने पे आए बीजेपी की कि भाई दिल्ली में सदन, हिमाचल सदन में जो कमरे, जिस कमरे में वो ठहरे थे, वो कमरे मुख्यमंत्री दफ्तर से बुक हुए थे। तो मुख्यमंत्री ने पल्ला नहीं झाड़ा, कुछ इधर उधर के बहाने नहीं बनाए, सामने आके छाती ठोक के कहा कि मेरा कार्यकर्ता है, मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर मैं कमरे बुक नहीं कराऊंगा तो कौन कराएगा। हमारे यूथ कांग्रेस के वर्कर है, सीएम के ऑफिस से बुकिंग नहीं होगी तो कहाँ से होगी? वो कोई किसी पद पर थोड़ी है, तो मैं उनकी बुकिंग करता हूँ। और उन्हीं की बुकिंग नहीं करता, आम जनता की बुकिंग करता हूँ। पत्रकार महोदय कोई बोलते हैं उनकी भी बुकिंग करता हूँ, और कोई आदमी मेरे को फोन भी कर दे तो मैं उनकी भी बोल देता हूँ कि भैया इनको कमरा दे देना। अब एक छोटी सी स्टेट के मुख्यमंत्री में, वो भी विपक्ष के मुख्यमंत्री में, कांग्रेस के जो आधे से ज्यादा नेता इसलिए खो चुकी है कि वो डरपोक थे, एक धमकी से डर गए थे, उसका एक मुख्यमंत्री छाती ठोक के खड़ा है सिस्टम के सामने। ये हिम्मत कहां से आई? ये हिम्मत आई उन्हीं के एक सहयोगी, मुझे लगता है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। पिछले 12 साल से बीजेपी ने अपने दुश्मनों और अपने सहयोगियों सबको मिटाया है, सबको कमजोर किया है। ये तो हम सब ने देख लिया। नवीन पटनायक से पूछ लीजिए, सुखबीर बादल से पूछ लीजिए, दुष्यंत चौटाला से पूछ लीजिए, अब जयंत चौटाला से पूछिएगा, उद्धव ठाकरे से पूछिए, शरद पवार से पूछिए, और कांग्रेस से पूछिए, सबसे पूछिए। पैसा नो डाउट बहुत बीजेपी के पास है, संसाधन बीजेपी के पास है, एजेंसीज बीजेपी के पास है, लेकिन वो जो पैसा है उसके लिए राज्य में सरकारें जी चाहिए, सिर्फ केंद्र के सहारे तो नहीं हो सकता। और राज्यों में सरकारें बीजेपी ने बनाई बाय हुक और क्रुक, दोनों तरह से उन्होंने सत्ताएं हासिल की। मामला वहीं तक नहीं रुका। बीजेपी की 12 साल की डोमिनेंस का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जहां जहां बीजेपी सत्ता में आई वहां वहां अपने मेन प्रतिद्वंदी को उन्होंने जड़ से मिटाने की कोशिश की। जड़ से ना भी मिटा पाए लेकिन कमजोर तो कर दिया, कमजोर पूरा किया। मायावती सबसे बड़ा उदाहरण है, और उसके लिए जो बन पड़ता है बीजेपी करती है। खरीदना पड़े खरीदती है, डराना पड़े डराती है, धमकाना पड़े धमकाती है, एजेंसीज का इस्तेमाल करना पड़े एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, लेकिन करती है। और इसी में नवीन पटनायक जैसे, उद्धव ठाकरे जैसे हार गए, नहीं कर पाए मुकाबला। मायावती हार गई, नहीं कर पाई मुकाबला। ममता बनर्जी सत्ता में है इसलिए वो अभी भी मुकाबले में खड़ी है। अरविंद केजरीवाल ऑलमोस्ट निपट गए हैं, महबूबा मुफ्ती निपट गई है, ये सारे निपट गए हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। क्योंकि बीजेपी ने इन्हें सिर्फ चुनाव हराने तक सीमित नहीं रखा, इनके संगठन को ही निपटाने की, इनकी ताकत को ही निपटाने पे पूरा जोर लगाया। यही चीज कांग्रेस में एक ही शख्स कर रहा है, उस शख्स का नाम है रेवंत रेड्डी। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले, विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले तक रेवंत रेड्डी जिस पार्टी के अध्यक्ष थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो तीसरे नंबर पर थी राज्य में। मुकाबला था बीआरएस बनाम बीजेपी का, जो टीआरएस हुआ करती थी पहले। लेकिन
उस आदमी ने साइड से रास्ता पकड़ा, लोगों के दिलों तक पहुंचा, रास्ता निकाला, कांग्रेस को सत्ता में बिठाया। कोई भी कांग्रेसी नेता होता, सत्ता में बैठ गया, खुश होता कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, पार्टी भी खुश होती, हमारी एक और सरकार बन गई। लेकिन वो जानते हैं, रेवंत रेड्डी जानते थे कि सिर्फ मुख्यमंत्री बनने से काम नहीं चलेगा। अगर ये इसी सिस्टम पे चलूंगा तो 5 साल में ही मुझे पटक दिया जाएगा। अपने आप को कैसे एक छत्र नेता वहां दिखाना है, ये बीजेपी के बहुत से नेताओं से एग्जाम्पल मिलता है, और उन्होंने बीजेपी की नीति वहां लागू कर दी। आज की डेट में अभी उस सरकार को बने मेरे ख्याल 2-2.5 साल हुए हैं। बीआरएस जो सत्ता में थी, दूसरे नंबर की पार्टी है, मेन ओपोनेंट पार्टी है, उसके बड़े बड़े ज़्यादातर नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। यहां तक कि रेवंत रेड्डी वो सीएम है जिन्होंने एक सिटिंग राज्यसभा सदस्य को, राज्यसभा सांसद को, बीआरएस के राज्यसभा सांसद को कन्विंस कर लिया कि अपनी सीट खाली कर दे, ताकि कांग्रेस का अभिषेक मनु सिंह भी वहां राज्यसभा पहुंच सके, और उसमें कामयाब हुए। और बीआरएस आज की डेट में बीजेपी से भी बड़ी कमजोर हो गई है वहां पर। और ऐसा नहीं कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया, बीजेपी को भी उसी मुकाबले में उतना ही कमजोर कर रहे हैं। इसलिए आज अभी से 3 साल भी पूरे नहीं हुए, अभी से कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी अगले भी मुख्यमंत्री होने वाले हैं, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में रिपीट होगी। साथ ही उन्होंने एक फार्मूला और अपनाया कि दबाव, या जिसको कहते हैं ना पूरी तरह से दमन करने या किसी को फिनिश करने का तो है ही है, साथ में यह कि जो करो उसका तमाशा उससे बड़ा करो, दिखाओ लोगों को। हिंदुस्तान की जनता को बड़ा बड़ा चीज़ें देखना बड़ा पसंद था, ग्रैंडियर बड़ा पसंद आता है, फिल्में भी बड़ी पसंद आती है जो बड़े मास स्केल में बनाई जाती है, दक्षिण भारत में तो वैसे भी है। ये सारी चीज़ें करके रेवंत रेड्डी आज मजबूत मुख्यमंत्री है। मैं कहूँगा इस देश के सबसे सिक्योर मुख्यमंत्री अगर कोई है, सबसे सिक्योर, जिसको पता है कि उनकी कुर्सी ना पार्टी हिलाएगी, ना विपक्ष हिला सकता, ना जनता हिला सकती, सबसे सिक्योर मुख्यमंत्री आज की डेट में अगर कोई है तो वो रेवंत रेड्डी है। ना देवेंद्र फडणवीस है, ना योगी आदित्यनाथ है, ना सिद्धारमैया है, ना ममता बनर्जी है। सबसे सिक्योर आज की डेट में रेवंत रेड्डी है। डीएमके को जो स्टालिन है, मैं उनको इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि उनका भी वो चुनाव में जाने वाले हैं, और वहाँ ये बीजेपी जैसी फोर्स है भी नहीं, उनका खेल कुछ और है। लेकिन रेवंत रेड्डी को 2-2 फ्रंट पे निपटना था, 2-2 बड़े बड़े दुश्मनों को कुचलना था, और वो उस नीति पर चले हुए, लगातार चले हुए। और एक और स्ट्रैटेजी उनकी मुझे बहुत सही लगती है कि उन्हें मालूम है प्रदेश में वो आपने ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी, वो प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ खड़े होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर उनके खिलाफ कुछ इसी तरह का किया जाएगा तो ओवैसी वो नेता हैं जो पूरे देश में एक मैसेज फैला देंगे कि मुसलमानों का दमन करती है कांग्रेस। इस चीज का पूरा ध्यान रखा। ओवैसी को प्यार प्यार में अपने साथ लेके चलते हैं। ओवैसी के साथ उनका जो रिश्ता है वो मीठा ही मीठा है, खट्टा मीठा भी नहीं है, मीठा ही मीठा है। जबकि ओवैसी वहाँ अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी जानते हैं कि यहाँ मैं बेशक पाल रहा हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को होगा, और अगर मैं इसे कुचलूँगा तो पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी नैरेटिव बनाने में मोदी और केजरीवाल से कम नहीं है। जहाँ चुनाव होता है, जहाँ मुस्लिम वोट दिखता है, वहाँ ओवैसी पहुँच जाते हैं। कैसे पहुँच जाते हैं? कोई तो वजह होगी, और कुछ ना कुछ ले भी जाते हैं, वोट सीट कुछ ले ही जाते हैं। तो रेवंत रेड्डी का ये स्टाइल कांग्रेस में डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, बल्कि
आइडियल वो है, वो कह रहे हैं कि इसको आइडियलाइज करना चाहिए। जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें बन रही है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हिमाचल हो, और आगे जहाँ भी बनेगी, वहाँ रेवंत रेड्डी स्टाइल होना चाहिए कि अपने दुश्मनों को इतना कमज़ोर करो, इतना कमज़ोर करो कि वो सिर उठाने की हिम्मत ना कर पाए, और जब तक सिर उठाने की हिम्मत कर पाए तब तक 3-4 साल यूं ही निकल जाए। तभी तभी कांग्रेस अपनी सरकारें रिपीट कर पाएगी। सत्ता को आंख, जो केंद्र की सत्ता है उसको आंख दिखाओ, डरो नहीं। आपने दिल्ली में जो सरकार है बीजेपी के, कितने मंत्रियों को रेवंत रेड्डी के खिलाफ बोलते या तेलंगाना सरकार पर कुछ लांछन लगाते सुना है। कर्नाटक, हिमाचल के बारे में बहुत बोलते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर डीके शिव कुमार सीएम होते कर्नाटक के, तो शायद वो भी रेवंत रेड्डी वाले स्टाइल पे ही काम करते, वहाँ भी यही चीज़ होती। लेकिन सिद्धारमैया पुरानी क्लास के नेता हैं जो अभी भी इस रंजिश की राजनीति से शायद अपने आप को दूर रखते हैं, इस दमनकारी राजनीति से दूर रखते हैं। जिस दिन डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए, आपको वहाँ भी तेलंगाना वाली झलक दिखेगी। तब जब वैसे भी इस सरकार की छवि है, और राहुल गांधी खुद कहते हैं कि ये हवा हवाई है, जब इनसे कोई डरता है तो उसे और डराते हैं, लेकिन जब कोई इनके सामने जम के खड़ा हो जाता है तो ये खुद अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ना ये स्टालिन का कुछ बिगाड़ पाए, ना रेवंत रेड्डी का कुछ बिगाड़ पा रहे, ना डीके शिव कुमार का कुछ बिगाड़ पाए। जो कमज़ोर पड़े, जिनकी कुछ वो दिखी, डर दिखा जहाँ पर, वहाँ हाल अरविंद केजरीवाल जैसा हुआ। तो इसलिए रेवंत रेड्डी कांग्रेस के अंदर पॉपुलर हो रहे हैं, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पॉपुलर हो, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग भी नहीं कहूँगा, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बहुत रास कांग्रेस को आ रही है, नेताओं को पसंद आ रही है, और मुझे लगता है कांग्रेस को रास भी आएगी। उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को कांग्रेस को अपनाना चाहिए। जो भी कहीं सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, केरल में बैठना अभी लगभग तय माना जा रहा है, पर चुनाव का कोई भरोसा नहीं है, वहां पर बीजेपी अभी से लेफ्ट को काट कर जगह अपनी बनाने की कोशिश कर रही है। वहां जो भी कुर्सी पे बैठे, 1 महीने के लिए, उससे पहले या 1 हफ्ते के लिए रेवंत रेड्डी के पास ट्रेनिंग के लिए जरूर भेज दें। अगर असम में कांग्रेस जीतती है, गौरव गोगोई की तो मस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, मस्ट। रेवंत रेड्डी को कहना है कि गौरव गोगोई को तो मस्ट ट्रेन करो, क्योंकि वहाँ जो शख्स है जिसका नाम हिमंता बिस्वा शर्मा है, वो कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत खतरनाक बूटी है, उससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है रेवंत रेड्डी का जो पॉपुलर स्टाइल है कांग्रेस में, जो हो रहा है स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, वो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कांग्रेस को चाहिए भी, और कांग्रेस को उसी को मतलब, देखिए शराफत की पॉलिटिक्स बहुत होगी। जब आपके सबसे बड़े आइकन नेहरू और गांधी को नहीं छोड़ा जा रहा, तो आपको छोड़ दिया जाएगा, ये तो आप भूल जाइए। इसलिए बेटर है जिस भाषा में वहाँ से पॉलिटिक्स हो रही है, आप भी उसी भाषा में कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा कि क्या आप मेरी राय से सहमत हैं या नहीं हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।